नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और दूध निकाल के रखा हुआ है अभी फ्रिज से मलाई निकालने के लिए। और मैंने ना कल की मलाई अलग कटोरी में डाल दी थी, क्योंकि जिस बर्तन में मैं मलाई रखती हूँ वो बर्तन में कुछ सामान रखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने कटोरी में रख दी थी एक दिन की मलाई। और अभी 2 दिन की तो काफ़ी सारी हो जाती है, तो इसीलिए मैं यहाँ बड़ा बर्तन ले ली हूँ और उस बर्तन को मैंने खाली कर लिया है। तो बने रहिएगा, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। एंड आज मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, गोभी का पराठा। और यहाँ धुल रहे हैं कुछ कपड़े, तो मैंने डाल दिए थे धुलने के लिए, सुबह ही भिगो दिए थे, मतलब मशीन अभी चलाया है जस्ट बिल्कुल, ताकि अच्छे से ये वॉश हो जाए। और बाहर का नज़ारा मैं दिखाती हूँ आप सभी को, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो फिलहाल साफ़ सफाई हो चुकी है घर की और सुबह का ही टाइम है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रोड खाली खाली है। और हमारे यहाँ पे रात को बूंदाबांदी हो गई थी और आज ना हस्बैंड घर पर ही हैं, तो इसीलिए मैं कुछ नाश्ते में आज अच्छा बनाऊंगी। और ध्रुव को आप देख सकते हैं सुबह ही उठ गए थे, बिल्कुल 6 बजे उठ जाते हैं। जैसे ही मैं उठ जाती हूँ वैसे ही उठ जाते हैं। और रात को 2 बजे 2:30 बजे ये सोते हैं। रात को 2 बजे मेरी आँख खुली थी, तब भी ध्रुव जाग रहे थे, क्योंकि मैं तो उतना नहीं जाग पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है और सुबह ही उठना होता है फिर, क्योंकि हस्बैंड जाते हैं काम पे। और इनके जाने के बाद ये बोलते भी हैं सोते रहो, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। तो आज ये घर पे ही थे, तो यहाँ ध्रुव के साथ खेल रहे हैं। और सुबह सुबह की धूप यहाँ लगा रहे हैं, इसको सिखा रहे हैं, मतलब ध्रुव को, कि सुबह की धूप है तो लग जाएगी, अच्छा लगेगा। और मैं तो अकेली होती हूँ, तो मतलब सारा काम निपटा लेती हूँ पहले, उसके बाद ही आती हूँ छत पे। बाकी हस्बैंड रहते हैं तो ध्रुव बाहर भी घूम आता है नहा धो के, और मतलब घर पे भी काफ़ी ज़्यादा खेल लेता है पापा के साथ। तो वैसे ये उतना घर पे रहते नहीं है, अगर काम भी नहीं होगा ना तब भी इनको बाहर जाना ही जाना है, तो बस ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे आज पापा का पीछा लिए हुए है और मैं ध्रुव से आज कुछ ज़्यादा ही फ्री हूँ, क्योंकि जब उसके पापा होते हैं तो मैं बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। सिर्फ उसे नहलाना धुलाना और खिलाना ही रहता है, बाकी का जो घूमना फिरना खेलना होता है वो हस्बैंड के जिम्मे आ जाता है। और मैं अभी बना रही थी ध्रुव के लिए बॉर्नवीटा वाला दूध। एंड यहाँ पे मैंने नाश्ते के लिए बनाऊंगी पराठा। तो मेरे पास ना हाफ गोभी रखी हुई थी, आधी की मैंने सब्जी बना ली थी और आधी की मैं सोच रही थी आज पराठे बना लूँ। हस्बैंड को बहुत पसंद है गोभी के पराठे। तो मैंने यहाँ आटे में गेहूं का आटा लिया है और इसमें हींग अजवाइन और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डालूंगी। और आज ना कुछ टिप्स भी बताऊंगी आपको कि आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा मसाला डाल दिया है आटे में, और हल्दी ज़रूर डालिएगा, इससे ना पराठे का कलर भी अच्छा होगा और पराठा खाने में भी और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया है। और पराठे का आटा जब भी आप गूंथते हैं ना तो उसको हमेशा सॉफ्ट लगाइए, ताकि आपका पराठा फटे ना बेलते टाइम पे, क्योंकि अगर आप टाइट डो लगाएंगे ना तो वो पराठा जो फट जाता है और आटा एक दूसरे से मतलब चिपकता नहीं है अच्छे से फीलिंग से। तो यहाँ पे आटा मैंने गूंथ के अभी रख दिया है, थोड़ा सा बाद में उसे और गूंदेंगे। और इधर जो गोभी है ना, इसको मैंने हल्के गर्म पानी से वॉश कर लिया है, उबाला नहीं है, क्योंकि हल्की सी कच्ची रहती है गोभी तो अच्छा लगता है। तो धुल के इसको मैं अभी ग्राइंड कर ले रही हूँ। अगर आपको घिसना नहीं है तो आप इसे मिक्सी जार में भी डाल के आराम से इसे ग्राइंड कर सकते हैं। और इसमें मैं अभी 10 मिनट, लगभग 10 मिनट तो नहीं, ऐसे ही 7-8 मिनट या 5 मिनट बस 1 चम्मच नमक डाल के ना इसको रख दूंगी। और जितना ज़्यादा टाइम इसको रखते हैं ना उतना ही ये ज़्यादा पानी छोड़ती है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और इसे रख दूंगी अभी लगभग 5-6 मिनट। बाकी का जो हम इसमें स्टफिंग में ऐड करेंगे ना चीज़ें, वो काट लेते हैं। तो मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती यहाँ पे चॉप कर लेती हूँ और साथ में थोड़ा प्याज काट लूँगी, हरी मिर्च काट लूँगी। और हरी मिर्च और प्याज और अदरक, बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे कहते हैं कि आप हर पराठे में प्याज अदरक लहसुन क्यों डालते हो। तो बिना प्याज लहसुन अदरक का मैं पराठा बनाती हूँ तो उतना अच्छा नहीं लगता है हस्बैंड को, उन्हें भी बहुत कम पसंद है और मुझे तो बहुत ही कम पसंद है बिना प्याज का पराठा। लेकिन सोमवार के दिन जो खाना बनता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बिना लहसुन प्याज का होता है। तो एक जो होता है ना कि खाने में भी कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद हो जाता है, तो वो खाना अच्छा लगता है। और बिना उससे मैं अगर बिना लहसुन प्याज का खाना बनाऊंगी ना बिना व्रत के, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
इनका भी नहीं पेट भरता है, मेरा भी नहीं भरता है। तो यहाँ पे मैंने गोभी को ना अच्छे से निचोड़ लिया है। अगर आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा है ना, वाइट कलर का, कोई भी अच्छा साफ, तो उसमें डाल के ना आप इसे अच्छे से निचोड़िएगा। इससे बिल्कुल जितना भी पानी है वो रिलीज हो जाएगा। और इस स्टफिंग में हम नमक नहीं डालेंगे, अगर नमक डालेंगे तो वो पानी छोड़ना शुरू कर देगी फिर से। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से क्या होता है कि जो अगर थोड़ा बहुत पानी छोड़ता भी है ना स्टफिंग, तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि धनिया पाउडर काफ़ी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। तो थोड़े थोड़े मसाले मैंने स्टफिंग में डाल दिए हैं। एंड सबसे ज़रूरी आमचूर। तो आमचूर नहीं है तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो उससे क्या स्टफिंग और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। और यहाँ पे जो आटा है उसको मैंने एक बार और अच्छे से गूँथ लिया है ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और देखिए आटा मैं गूँथ रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि एकदम सॉफ्ट है आटा। और ऐसे आटे के जो पराठे हैं ना वो बहुत बढ़िया बनते हैं, एकदम सॉफ्ट बनते हैं और साथ में फूलते भी हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी काम होता है आपके पराठे ना फटे। अगर आपको पराठे बिना फटे बनाने हैं तो सबसे ज़रूरी आपकी स्टफिंग ही होती है। और दूसरा होता है कि आपको जो पेड़ों का प्रोसेस है वो आपको पहले ही कर लेना है। जितने भी पेड़े आपको बनाने हैं ना पराठे के लिए, वो सारे एक बार में बना के रख लीजिए, क्योंकि पराठे का पेड़ा अगर हम पहले ही बना के रख लेते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है अंदर से, और उसको बेलते हैं ना तो वो बिल्कुल भी फटता नहीं है, एकदम नरम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं देखिए काफ़ी सारी स्टफिंग भर के पराठा बना रही हूँ। और पराठे में स्टफिंग ना हो तो पराठा खाने का मज़ा नहीं आता है, और हस्बैंड तुरंत टोक देते हैं कि पता तो चल नहीं रहा है किस चीज़ के पराठे हैं। तो इसीलिए मैं स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा ही भरती हूँ पराठे में। और यकीन मानिए ये पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो मैं फटाफट से सारे पेड़े बना ले रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पाँच पराठे में सारी स्टफिंग भर दी है। आप देख सकते थे कितनी ज़्यादा स्टफिंग थी, तो मैंने 5 पराठों के अंदर ही सारी स्टफिंग को भर दिया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा स्टफिंग भर के पराठा बना रही हूँ, फिर भी पराठा बिल्कुल नहीं फटेगा, आप यकीन मानिए। तो बिल्कुल धीमे हाथ से इसको बेलना है और थोड़ा थोड़ा इस पर आटा लगाते जाना है। बाकी जब हम इसे तवे पे डालेंगे तो इसका जितना भी सूखा आटा है ना वो सारा हम हटा देंगे, ताकि पराठा हमारा जले ना और काला काला ना हो। तो यहाँ पे बिल्कुल धीमे धीमे हाथ से किनारियों पे आपको बेलन चलाना है, ना कि बीच भी चलाना है। अगर आप बीच में चलाओगे तो स्टफिंग आपकी फट जाएगी। और थोड़ी थोड़ी स्टफिंग तो दिखनी चाहिए, इससे क्या होगा आपका पराठा करारा लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा तो दिखता ही है। बाकी अगर आप आटे की स्टफिंग ज़्यादा लोगे तो आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा, मतलब आप थोड़ी सी स्टफिंग अगर कम रखोगे तो और जो पराठा है वो बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं दिखेगी। तो सेम यही प्रोसेस होता है सभी तरह के पराठे, मूली के हों या फिर गोभी के हों, पनीर के हों, प्याज के हों, इसी तरह से अगर आप बनाओगे ना तो आपका पराठा कभी नहीं फटेगा। और दूसरा टिप्स ये है कि पराठा जब भी आप सेक रहे हो ना तो पहले पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लीजिए, उसके बाद आप उस पर मोइन घी जो भी आप लगा रहे हैं वो लगाइए। इससे आपका पराठा फूलेगा और ऑयल कम लगेगा, मतलब वो ऑयली कम होगा। और अगर आप कच्चे पराठे पे ऑयल लगाओगे तो वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत ज़्यादा ऑयली पराठा बनेगा आपका। तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो। मैं बहुत कम मतलब घी लगा के बना रही हूँ पराठे। तो सर्दियों में देखिए पराठे तो सभी को पसंद होते हैं, और जो घी होता है ना देसी घी, सर्दियों में हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घी, मक्खन, बटर, ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी को इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और हमें सर्दियों में जो भी चीज़ें होती है ना, सर्दी और जुकाम, इन चीज़ों से लड़ने में बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। कल ना मैं एक रेसिपी शेयर की थी आप सभी के साथ शॉर्ट मिनी ब्लॉग में, छोका की रेसिपी। उसे हमारे यहाँ हरीरा के नाम से जानते हैं। जब न्यूबॉर्न बेबी हो जाता है ना तो माँ को वो खिलाया जाता है और पूरा परिवार भी इंजॉय करता है, तो उसको हमारे यहाँ हरीरा बोलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा उसे आपने पसंद किया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और फुल वीडियो भी उसका जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। तो आजकल ना रेसिपी काफ़ी सारी हो जा रही हैं, बट वीडियो मतलब एडिटेड नहीं हो पा रहा है। ध्रुव उतना टाइम नहीं देता कि मैं वीडियो एडिट करके और आप तक पहुँचाऊँ उसे रिकॉर्डिंग करके। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वो जो रेसिपी जो भी मेरे पास अभी पड़ी हुई हैं उन्हें मैं जल्दी जल्दी आपको पोस्ट कर दूँ, नहीं तो फिर फ़ोन बहुत ज़्यादा भर जाता है मेरा। तो यहाँ पराठे लगभग बन ही गए हैं। और आ जाइए दोस्तों आप सब भी गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए चाय के साथ। और देख सकते हैं कितने मज़ेदार पराठे बने हैं। हस्बैंड का तो बस मन ही खुश हो गया है देख के कि आज घर रहने का जो फ़ायदा है वो यही हुआ कि आज उन्हें गोभी के पराठे खाने को मिलेंगे। तो 2 पराठे मैंने खा लिए थे, 2 उन्होंने खा लिए थे, बाकी 1 बच गया था, तो हमने शाम को चाय के साथ हाफ खा लिया था। चाय इधर बनकर तैयार हो गई है, अदरक वाली, और साथ में पराठा है, आम का अचार है, और साथ में थोड़ा
थोड़ा सा किसान केचप है, तो केचप के साथ हस्बैंड को बहुत पसंद है। और फीलिंग आप देख सकते हैं पराठे में ज़बरदस्त भरी गई है, बहुत बहुत बढ़िया फीलिंग है। और एक इतनी ज़्यादा फीलिंग के पराठे आपने कभी देखे नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल बिना फटे और इतनी ज़्यादा फीलिंग पराठे के अंदर हो और पराठा फूल जाए। तो ये बहुत ही बढ़िया जो भी मैं तरीका बताई हूँ ना आपको, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो आटे की स्टफिंग है उसको आपको सॉफ्ट गूंदना है। और यहाँ पे अभी सारा काम हो गया था, बस मैं यहाँ पे जो बर्तन थे उन्हीं को धुल के लगा रही थी थोड़ा बहुत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, दिन है आज मंडे का। तो आप सभी को हर हर महादेव। मेरा फास्ट है, तो आज मैंने ये कुर्ती वेयर की है, हल्की सी वो मतलब गरम में है। और मीशो से ही मंगवाई थी मैंने, सेम प्राइस में जो मैंने लास्ट टाइम मंगवाई थी एक कुर्ती ना, वही वाले प्राइस में। और कुर्ती काफ़ी पसंद आई, तो मैंने फर्स्ट टाइम वेयर की है और फिटिंग वगैरह की थी इसकी कल। तो और जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप सभी से शेयर की थी ना, उसमें काफ़ी सारे बहनों के कमेंट आए थे कि हमारे भी कमर में दर्द रहता है, हमारे भी कमर में दर्द रहता है। तो मुझे तो इतना ज़्यादा रहता है कि आप यकीन मानिए कि अगर जैसे मैं ध्रुव को पोटी वगैरह सुसु वगैरह जैसे धुलाती हूँ ना, तो इतने में ही जो मेरी कमर है ना वो पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। और इतना ज़्यादा मुझे पेन होता है कि मतलब झुक के फिर सीधा नहीं हुआ जाता है, इतना दर्द होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कितना ज़्यादा होता है। मुझे एक सिस्टर का कमेंट आया था, अवनी ब्लॉग्स करके, ऐसे ही उनके चैनल का कुछ नाम है। तो वो कह रही थी कि जब आपका सी सेक्शन हुआ था, और मैं उसमें बताई थी अपना जर्नी के बारे में, क्या क्या मेरे साथ हुआ था उस टाइम पे। कोई भी मुझे हेल्प के लिए नहीं था मेरे पास। तो उन्होंने कहा था कि आपकी भाभी, मम्मी और आपकी दीदी कहाँ थी उस टाइम पे। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब बेबी होते हैं ना, तो बहुत सारे मतलब मैंने देखा ऐसे रिलेशन में कि लड़कियां मम्मियों के घर चली जाती हैं, मतलब मायके में चली जाती हैं जब उनको डिलीवरी होने वाली होती है। तो पर ये चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है मैं कहूँगी। क्योंकि देखिए जो बेटी होती है ना, जब आपका बच्चा होता है, जब आपको डिलीवरी का टाइम आता है, तो 9 महीने तक तो आप अपने ससुराल में रहते हो, मतलब 7-8 महीने जो भी होता है आप अपने ससुराल में रहते हो। उसके बाद जब बिल्कुल आपका डिलीवरी का टाइम आ जाता है, मतलब जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको ससुराल वालों की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे आप फिर मायके चले जाते हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। और हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है वैसे, क्योंकि जो बच्चा होता है वो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका बारिश होता है, उनका घर का बच्चा होता है, बेटा हो बेटी हो जो भी हो, बारिश दोनों ही होते हैं। देखिए बेटा भी बारिश होता है, बेटी भी बारिश होती है, दोनों समान हैं। आजकल तो कोई भी ऐसा नहीं है कि बेटा ही बारिश होगा, दोनों ही होते हैं। और रही बात मायके जाने की, तो हमारे यहाँ पे जब डिलीवरी होती है तो मतलब जो ससुराल के लोग होते हैं वही बहू की केयर करते हैं, ना कि मायके वाले करेंगे। मायके वाले भाई क्यों करेंगे केयर। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि जो बच्चा है लड़की के पेट में, वो पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पति पत्नी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब पत्नी उस टाइम पे प्रॉब्लम में होती है तो उनको होना चाहिए कि जो मेरी वाइफ है उसकी केयर के लिए मुझे किसी को हायर करना चाहिए। यहाँ ये होता है कि मम्मियाँ 1 दिन 2 दिन सेवा कर देंगी, 15 दिन। जब सीजर होता है तो कम से कम 3 महीने की केयर तो कम से कम 1 महीने की केयर तो हो ही सकती है ना लेडीज़ की, ज़्यादा नहीं तो 1 महीना तो केयर चाहिए ही उसको। तो ऐसे में क्या होता है, मेरी मम्मी उस टाइम पे अकेली थी घर में, मेरी भाभी नहीं थी उस टाइम पे जब मुझे सीज़र हुआ था। तो क्योंकि बेबी बहुत क्योंकि भैया की शादी को अभी 2 साल हुए हैं और मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो 3 साल पहले हुई थी, तो भाभी मेरी थी नहीं। एंड रही बात दीदी की, तो दीदी मेरी शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं, वो स्कूल जाते थे, पढ़ते थे। बट उस टाइम पे लॉकडाउन था और मेरी दीदी काफ़ी दूर रहती थी। और मेरे जो ससुराल है वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था कि वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आके रहें और मेरी सेवा करें। तो बड़ी दीदी हमारे यहाँ पे सेवा नहीं करती हैं, और कर भी लेती हैं वैसे, बट उनका हिसाब ऐसा नहीं था आने का। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो लड़की को जब डिलीवरी होती है तो ज़्यादातर ससुराल पक्ष के जो लोग होते हैं वही उसकी केयर करते हैं, बट ऐसा आजकल हो नहीं पाता है। तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की ही बनती है। तो मैंने उसमें बस यही कहा था कि मैं जो एक्सपेक्टेशन थी वो ज़्यादातर अपने हस्बैंड से ही कर सकती हूँ, और तो मैं किसी से नहीं कर सकती ना थी। और यकीन मानिए, जब मुझे देखने के लिए कोई भी हॉस्पिटल में आता था ना, तो वो डॉक्टर इतना ज़्यादा डांटती थी, उनको बहुत ज़्यादा डांटती थी कि आप लोग क्यों आए हो, इस बच्चे की जान की परवाह नहीं है आपको।
इतनी भयंकर बीमारी चल रही है, फिर भी आप लोग आ रहे हो, भीड़ भीड़ लगा रहे हो। तो मम्मी मेरे सिर्फ सुबह को आई थी 10-11 बजे, पता नहीं कब आई थी, मुझे तो होश नहीं था, और 2-4 घंटे मेरे पास रही थी। और मुझे ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे एक जो होता है वो गैस का दर्द उठा था। मतलब जब मुझे होश आया, जब मेरी डिलीवरी हो गई थी सी सेक्शन, उसके बाद जब मुझे होश आया तो मुझे पेन उठा था बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ पे ना इसको गोले का दर्द बोला जाता है। तो वो गोले का दर्द ऐसा होता है कि उसमें इंसान की जान चली जाती है। मतलब डिलीवरी जो लीवर पेन होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा भयंकर वो दर्द होता है। तो वही दर्द मुझे हुआ था। और उस दौरान मेरे जो टाँके थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हिल विल भी गए थे, क्योंकि बहुत बुरा दर्द होता है वो, एकदम जैसे मौत को हम लोग छू के आते हैं ना, बस वैसे ही वाला दर्द होता है। तो लगभग मुझे 2-2.5 घंटे वो दर्द उठा था। उस दर्द में मम्मी मेरे पास ही थी, मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने सहारा दिया। और उनका पास होना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत बना रहा था, वरना मैं अभी इस दुनिया में नहीं होती। अगर उस टाइम पे मम्मी मेरे पास नहीं होती ना, तो पता नहीं मैं कहाँ होती अभी, क्योंकि वो टाइम मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल टाइम था, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो बस यही था कि उस टाइम पे कोई भी मेरी केयर करने वाला नहीं था। और मम्मी के सिर पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भाइयों की, भाई पढ़ रहे थे उस टाइम पे, और पापा की मेरी ड्यूटी चल रही थी, तो इसीलिए वो मेरे पास नहीं रह सकती थी। और रही बात मायके जाने की, तो उस टाइम पे सीढ़ियाँ चढ़ना तक तो मुझे अलाउड नहीं था, ना ज़्यादा चलना फिरना। मतलब और हमारे यहाँ पे जब बच्चा हो जाता है तो 1.25 महीने तक वैसे भी गर्भवती महिला कहीं नहीं जाती है। तो इसीलिए बाद में भी 1.25 महीने के बाद मैं गई थी वहाँ पे। और वहाँ भी मैं सिर्फ 15 दिन रुकी थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ मम्मी के घर पे थोड़ा सा खुला है ना, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती थी। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी वीडियो का एंड करती हूँ, मिलूंगी आप सभी से कल एक और अच्छे से ब्लॉग में। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हर हर महादेव।